हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से हैप्पी वैली एकेडमी राइस के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी इस क्लास में हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज में, जिसमें इस समय हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में, है ना। पिछले सेशन में हम लोगों ने जहांगीर तक के काल को देख लिया था और किस प्रकार से जहांगीर के काल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, किस प्रकार की घटनाएं हुई और खुसरो के साथ किस तरीके से मुगल सम्राट बादशाह जहांगीर का विवाद हुआ। अंततः खुसरो की हत्या कर दी गई और इसके बाद जो है आगे का इतिहास हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे उस काल के बारे में जिस काल को मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल में बहुत सारी भव्य इमारतों का निर्माण किया गया और इन्हीं में से एक ताजमहल भी है। तो मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले एक बार हम लोग कमेंट चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है ठीक से। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दें कि आपको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। सारी जनता जनार्दन कमेंट करके बता दे। आदित्य, विष्णु, अरुण, अभी, दीपांजलि, हिमेश, प्रीति, संजू, स्टडी, एवरीवन एक बार कमेंट करके बता दो आवाज आपको ठीक से सुनाई दे रही है मेरी। तो क्या आप तैयार हैं आज की क्लास के लिए? यूपीएससी के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं भाई, है ना, आप सभी को पता होगा। और बहुत कम समय अब बचा है। आज 7 तारीख हो गई है, एक सप्ताह का समय और बचा है। जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, अभी बहुत ज्यादा तनाव और स्ट्रेस अब नहीं लेना है ना। इतने कम दिनों में आप कुछ नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। हाँ, जो कुछ भी आपने पिछले 1 साल में मेहनत की है, अब उसका परिणाम सामने आने वाला है। तो इसलिए एकदम स्ट्रेस फ्री रहिए, तनाव मुक्त रहिए, अच्छे से खाइए, नींद लीजिए और सबसे बड़ी जो जरूरत है आज की तारीख में चीज को करने की, वो है अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आपको पता होगा गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तापमान बहुत ज्यादा है। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि आपको जो है एग्जाम के टाइम में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़े, वरना सारी मेहनत जो है आपकी पानी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो अपने सेहत का ख्याल रखिए, खाने पीने का खूब सारा पानी पीजिए, ढेर सारा, और खुश रहिए, तो ही आप लोग जो है अच्छे से पेपर को कर पाएंगे सॉल्व। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है वे एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। ये बहुत जरूरी एक काम है जो हम सभी को क्लास में आते ही सबसे पहले करना होगा, सभी सेशंस में, सभी एजुकेटर्स की क्लास में। तो सेशन को लाइक कर दें। जिन लोगों ने कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शेयर भी कर दें, शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को भी ये सेशंस देखने को मिलेगा, उन तक भी अच्छा कंटेंट जाएगा। और ये जो चैनल है हैप्पी वैली एकेडमी राइस का, इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, आप भी कर लीजिए। हैप्पी वैली एकेडमी का पेड बैच आपको पता है इसी महीने आया है। तो जिन बच्चों को अगले साल के लिए 2025, 26, 27 के लिए प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, वो लोग हैप्पी वैली एकेडमी का कोर्स जो है वो ले सकते हैं अपना, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से हमारी टीम के साथ कर सकते हैं। 3 साल तक का भी ऑप्शन है। जिन बच्चों को फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना है, जिन्होंने अभी 12th किया है या जिनके पास समय है, वो 3 साल के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्लान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपको फिर से वो 1000 रुपए वाला जो डिस्काउंट है, वो ऑफर है, वो वापस दिया जा रहा है। उसको कुछ बच्चों के कहने पर हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो यदि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का कोई भी सब्सक्रिप्शन हैप्पी वैली एकेडमी पर अभी लेते हैं तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है। 50% का डिस्काउंट तो आप लोग ले ही लेंगे। इसके अलावा आप लोगों को 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। और 1 साल का यूपीएससी जीएस का जो अब अमाउंट है वो सिर्फ 11,999 रुपए, मात्र 11,999 में आपको मिल जाएगा पूरे 1 साल का।
यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, सब कुछ इंक्लूडेड है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से संपर्क करना चाहें तो ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑफर है। 9 जून, परसों 9 तारीख को ये ऑफर एंड हो जाएगा। जो बच्चे इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, सिर्फ 2 दिन का समय आपके पास, 9 तारीख तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जीएस ऑप्शनल या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, कोई सा भी 50% के डिस्काउंट के साथ, ईएमआई का ऑप्शन भी है। इसके लिए आपको हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। जिन बच्चों ने हैप्पी वैली के जो एकेडमी की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं की हो तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका जो है एडमिशन होगा, यहीं से आपको बहुत सारी फ्री की जो क्लासेस हैं या आपको पेड क्लासेस हैं, सारे नोट्स हैं, क्विज, सब कुछ यही मिलेंगे आपको। चलिए, मुगल काल में हम लोग बात कर रहे थे आज शाहजहां की। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हालांकि आपको पता है कि शाहजहां का अपनी सौतेली मां जो है नूरजहां के साथ काफी विवाद रहा। एक समय नूरजहां की वजह से शाहजहां ने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह भी किया, ठीक है, सन 1622 में। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, पर अंततः जहांगीर के मरने के बाद में शाहजहां गद्दी पर बैठा और 1627 से 1658 का इसका काल माना जाता है, ठीक है। लगभग 30 साल तक शाहजहां ने शासन किया। लेकिन शासन करने के साथ साथ जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले शाहजहां का जन्म। शाहजहां का जन्म हुआ लाहौर में। कब हुआ? 1592 ईस्वी में, है ना। मतलब जब ये गद्दी पर बैठा तब ऑलरेडी 35-36 साल की उम्र इसकी हो चुकी थी। तो 1592 में इसका जन्म हुआ था और इसकी माता का नाम है जगत गोसाई, जो राजा उदय सिंह जो है उनकी पुत्री थी, एक राजपूत थी। इन्हीं को जोधा भी कहा जाता है। कई लोग समझते हैं अकबर के साथ जोधा वाला, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जोधा अकबर वाला काल्पनिक है मामला। हाँ, जहांगीर की जो पत्नी है उसका नाम था जगत गोसाई और इसे कई लोग जोधा मानते हैं कि ये जोधा भाई थी, उसके गर्भ से हुआ था। और बचपन में इसको खुर्रम कहा जाता। आपको पता होगा शाहजहां का बचपन का जो नाम था वो खुर्रम था, है ना। बचपन के नाम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब इसने दक्षिण अभियान किया, जब दक्षिण में इसने जो है मुगल साम्राज्य को विजय दिलाई, तो पिता जहांगीर ने खुश होके इसका नाम रखा शाहजहां, मतलब इसको शाहजहां की उपाधि दी। तो इस तरीके से ये तो हो गया बचपन, है ना। माता पिता के बारे में आपको पता ही है। थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन और बता देता हूं। शाहजहां की शादी जो है, विवाह, वो 1612 में हुई नूरजहां के साथ। नूरजहां के साथ मतलब नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, जिसको आप लोग शाहजहां की बेगम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। तुजू के जहांगीरी, जिसे जहांगीरनामा के नाम से भी जानते हैं, उसमें जहांगीर ने स्वयं ये बात बताई है कि शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे आप मुमताज महल कहते हैं, इनकी सगाई बहुत कम उम्र में हो गई थी। उस समय शाहजहां मात्र 15 साल का था और मुमताज महल 14 साल की थी। शादी 5 साल के बाद हुई, तब तक शाहजहां की और भी शादी हो चुकी थी। तो 20 वर्ष की उम्र में जब शाहजहां 20 साल का था और मुमताज महल 19 वर्ष की थी, तब इनकी शादी हुई। ऐसा तो आपने सुना ही होगा, इनके इश्क की, है ना, इनके प्रेम की कहानियां बहुत सारे लोग सुनाते रहते हैं। तो शाहजहां की प्रिय बेगम थी मुमताज महल, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम जो कि आसफ खां की पुत्री, नूरजहां का भाई था आसफ खां, मतलब शाहजहां के एक प्रकार से मामा लगेंगे। इनकी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से इसकी शादी हुई और इसी को आप लोग मुमताज महल के नाम से जानते हैं, जिसको शाहजहां ने मल्लिकाए जमानी की उपाधि भी दी थी, ठीक है। ये तो शुरुआती हो गया मामला। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां की और भी पत्नियां थी, लेकिन मुमताज महल और शाहजहां में बहुत प्रेम था और यहां तक कि इनकी संतानें भी काफी हुई। ऐसा माना जाता है कि मुमताज महल को 14 बच्चे हुए शाहजहां से। 14वीं संतान को जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और उसी की याद में शाहजहां ने बाद में ताजमहल का निर्माण करवाया था।
तो 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उसके बाद मुगल इतिहास में पहली बार उत्तराधिकार के मुद्दे पर युद्ध हुआ। हमने देखा बाबर ने जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो उसके बाद उसने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बनाया। हुमायूं के बाद उसका उत्तराधिकारी अकबर हुआ। अकबर के बाद उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। तो उत्तराधिकार का युद्ध पहली बार मुगल साम्राज्य में हमें दिखाई देता है इसी काल में, जब पिता के मरने के बाद, ठीक है, पिता के मरने के बाद शाहजहां को अपने भाइयों से, ठीक है, युद्ध लड़ना पड़ा। एक भाई को तो पहले ही मार दिया, आपको पता है, मैंने बताया था, खुसरो जहांगीर का प्रिय पुत्र था, अकबर का प्रिय था खुसरो। अकबर भी चाहता था कि जहांगीर के बाद में खुसरो ही गद्दी का वारिस बने। हालांकि जहांगीर और खुसरो के बीच में विवाद हुआ और जहांगीर ने अपने ही बेटे को पहले अंधा करवा दिया और बाद में उसकी हत्या भी करवा दी गई। तो खुसरो की मृत्यु जहांगीर के काल में होगी। अब बचा खुर्रम और शहरयार। तो खुर्रम मतलब शाहजहां और राजकुमार शहरयार के बीच में युद्ध हुआ उत्तराधिकार को लेकर। एक तरफ नूरजहां की बेटी की शादी हुई थी शहरयार के साथ, मतलब वो उसका सौतेला बेटा भी है, दामाद भी है। तो एक तरफ नूरजहां चाहती है कि शहरयार अगला बादशाह बने और उनका गुट प्रभावशाली भी था। दूसरी तरफ शाहजहां का भी गुट प्रभावशाली था। इसमें इसके ससुर थे आसफ खां, है ना, और ये गुट चाहता था कि शाहजहां गद्दी पर बैठे। बाद में इस युद्ध में शाहजहां विजयी हुआ। 1627 ईस्वी में पिता जहांगीर की जब मृत्यु हुई तो शाहजहां दक्षिण भारत में था और उसने अपने ससुर आसफ खां को कहा कि जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक गद्दी की रक्षा करना, है ना, और जितने भी लोग नूरजहां के गुट में हैं या जो भी बनना चाहते हैं अगला वारिस, उनको मार दो, मौत के घाट उतार दो। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने राजकुमार शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जैसा कि वो चाहती भी थी। वो उसका दामाद भी था और सौतेला बेटा भी है। आखिरकार शाहजहां ने आसफ खां, जो कि उसका ससुर भी था, ठीक है, उसको और राज्य के दीवान ख्वाजा अबुल हसन की सहायता से इनका विरोध किया। युद्ध में विजय हुआ और सत्ता को ग्रहण किया। शहरयार को मार दिया गया और भी दूसरे इनके गुट के लोगों को मार दिया गया, विरोधियों को, और आखिरकार शाहजहां गद्दी पर बैठा। नूरजहां को लाहौर भेज दिया गया पेंशन देकर, वहीं पर उसकी मृत्यु भी हुई 1645 में। तो 1628 में फरवरी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह बना, गद्दी पर बैठा और आगरा में उसने अपना राज्याभिषेक करा। ये बात भी आपको पता होगी कि शाहजहां जब गद्दी पर बैठा तो उसकी राजधानी आगरा थी। अकबर की भी राजधानी आगरा ही थी, जहांगीर की भी थी, लेकिन शाहजहां ने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया। शाहजहानाबाद नगर बसाया, इसे पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। वहीं पर उसने लाल किला, जामा मस्जिद भी बनवाई, है ना। तो बाद में शाहजहां अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेता है, लेकिन शुरुआत में उसकी जो राजधानी थी वो आगरा ही थी, है ना। यहाँ भी उसने काफी निर्माण करवाए थे। तो अब शुरुआती जीवन के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अब इसके काल की बात करते हैं। ऐसा तो कोई काल ही नहीं गया है कि जब विद्रोह नहीं होते थे। लगभग सभी मुगल बादशाहों के काल में विद्रोह होते रहे थे। शाहजहां के काल में भी विद्रोह हुआ है। सबसे पहला विद्रोह तो बुंदेला की तरफ से हुआ है, आपको पता है। इसके काल में जो बुंदेला सरदार था, वीर सिंह बुंदेला, उसका जो पुत्र था जुझार सिंह, ठीक है, जुझार सिंह वीर सिंह बुंदेला का बेटा, बुंदेला राजा, उसके नेतृत्व में शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। मतलब जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने भौगोलिक परिस्थितियां जो है बुंदेलखंड की, उनकी वजह से प्रत्येक दिशा से बुंदेलखंड पर आक्रमण करने का आदेश दिया और अंततः जो है जुझार सिंह को घुटने टेकने पड़े। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और वो फिर से जो है मुगलों के साथ मिल गया। तो शाहजहां ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया और 1629 ईस्वी में जुझार सिंह जो है बुंदेला सरदार राजा, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 5 साल तक वो वफादार रहा मुगल बादशाह की सेवा में उसके बाद, और उसने दक्षिण के युद्ध में भाग भी लिया। फिर वो 1634 में ओरछा चला गया वापस। उसके बाद उसने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया और गोंडवाना पर आक्रमण करने की वजह से उसको बाद में गद्दी से हटा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जुझार सिंह का करियर खत्म हुआ। तो ये बुंदेला राजपूतों का विद्रोह हुआ शाहजहां के काल में।
इसी के काल में पुर्तगालियों के साथ भी मुगलों की थोड़ी सी झड़प हुई, क्योंकि आपको पता है पुर्तगाली भारत में आ चुके थे अकबर के काल में ही। 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आया तब अकबर का काल था। उसके बाद जहांगीर का काल आया, तब पुर्तगाली शक्तिशाली हो चुके थे। शाहजहां तक आते आते पुर्तगाली जो है भारत में एक बड़ा राज्य स्थापित करने के मंसूबे पालने लगे थे। अब पुर्तगालियों का भी अपना एक तरीका था। आपको पता है पुर्तगाली थोड़े से आक्रामक थे और कई सारी चीजें वो ऐसे ही करते थे जो किसी को भी नाराज कर सकती थी। जैसे एक तो वो जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। उनको भारत में लोगों को ईसाई बनाने में, क्रिश्चियन बनाने में बड़ा इंटरेस्ट था, और यही उनके भारत आने के उद्देश्य में से एक उद्देश्य भी था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना और भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाना, क्रिश्चियन बनाना। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है लगातार मनमानी कर रहे थे और पुर्तगाली बंगाल में लंबे समय से व्यापार कर रहे थे। तो उनकी तरफ से, मुगल बादशाह की तरफ से उनको नमक के व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। आगे चल के ये पुर्तगाली जो है ये मनमानी करते करते मुगल बादशाह के लिए ही समस्या पैदा करने लगे और भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाने लगे, लोगों को जो है गुलाम बनाने लगे, लूटपाट करने लगे, है ना। और ये सारी चीजें जो है लगातार उनकी बढ़ती जा रही थी। इससे मुगल बादशाह नाराज हो गया और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उनको सबक सिखाने का फैसला लिया। अंततः 4 माह के बाद हुगली पर अधिकार कर लिया गया। पुर्तगालियों को वहां से जाना पड़ा, हाथ पैर जोड़ने पड़े। क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पुर्तगाली जो है भारत में आने के बाद लगातार एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली पुरुष शादी कर ले, ज्यादा से ज्यादा भारत में लोग जो है क्रिश्चियन या ईसाई बन जाए, है ना। इसके लिए कई बार वो गलत तरीके भी अपनाते थे। जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवाना, लूटपाट करवाना, ये आम बात थी। लोगों को गुलाम बनाना, पकड़ पकड़ के उनको ले जाना, उनसे काम करवाना, ठीक है, मानव तस्करी करना, ये आम चीजें थी जो पुर्तगालियों के द्वारा की जाती थी और जिनसे मुगल बादशाह नाराज हुआ। तो शाहजहां काफी जो है नाराज हुआ इस चीज से और पुर्तगालियों के विद्रोह को दबाया गया। इसी समय आपको सिखों की तरफ से भी थोड़ा सा एक विरोध दिखाई देता है। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5वें गुरु जो थे सिखों के धर्म गुरु अर्जुन देव, उनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। ऐसा माना गया कि भाई खुसरो ने, जब जहांगीर के पुत्र ने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह किया तो उनको शरण दी थी उसको सिखों के 5वें धर्मगुरु अर्जुन देव ने। इसी बात पर सिखों के 5वें धर्मगुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो उस समय सिखों और मुगलों के बीच में थोड़ी तनातनी दिखाई देती है। इसके बाद में ये भी एक समय आया जब शाहजहां के शासन काल में भी सिखों के साथ में, उस समय 6ठे गुरु आ चुके थे। सिखों के 6ठे गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद के काल में जबकि शाहजहां बादशाह था, इस समय फिर सिख और मुगलों के बीच में तनाव पैदा हो गया, शत्रु भाव पैदा हो गया और बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से भी हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि शाहजहां का एक प्रिय बाज था, वो उड़कर और चला गया गुरु हरगोविंद सिंह जो सिखों के 6ठे धर्म गुरु थे उनके खेमे में। और जब शाहजहां ने अपने बाज को वापस मांगा तो गुरु ने देने से मना कर दिया। बताओ, अब इस छोटी सी बात को लेकर शाहजहां मुगलों में और सिखों में तनातनी हो गई। इस बात को लेकर दोनों जो है आपस में भिड़ पड़े। बाद में कुछ लोग सिख जो है वो गुरु हरगोविंद के मित्र थे, वो बादशाह के दरबार में थे, तो इन्होंने मामले को समझा बुझा के शांत कर दिया। तो ये एक छोटी सी वजह, कई बार होता है ना कि हम लोग चीजों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, बहुत ज्यादा भाव देके ना, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने वाली बात। छोटी छोटी बातों पे भी कई बार लोग ईगो पर ले लेते हैं, है ना, अपने आत्मसम्मान पर ले लेते हैं, इसलिए बात बढ़ जाती है। वही हुआ, शाहजहां चाहता था कि ये जो बाज है इसको वापस दे दिया जाए और सिखों ने उसको मना कर दिया। इस बात पे जो है तनातनी हो गई। फिर दूसरा झगड़ा हुआ जब गुरु हरगोविंद के द्वारा श्री गोविंदपुर नामक एक नगर बसाने की बात को लेकर विवाद हो गया। सिखों के 6ठे धर्म गुरु जो है वो एक नया नगर बसा रहे थे और उस नगर का नाम था श्री गोविंदपुर। ठीक है, इसको लेके विवाद हो गया। गुरु गोविंद को आज्ञा दी गई कि वह नगर निर्माण को बंद कर दे, क्योंकि उनका नाम हरगोविंद था तो अपने नाम पर वो एक नगर बसा रहे थे।
उनके इनकार करने पर आक्रमण कर दिया गया और फिर जो है सिख और मुगलों के बीच में एक छोटी सी झड़प हो गई। तो ये दूसरी बार था जब सिखों के बीच में और मुगलों के बीच में विवाद हुआ। फिर तीसरी बार भी हुआ, ऐसे छोटी मोटी झड़प इनके बीच में होती रही। तो सिखों का विद्रोह शाहजहां के काल में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं शाहजहां के काल में साम्राज्य के विस्तार की। तो शाहजहां के काल में दक्षिण के कुछ इलाके जैसे अहमदनगर है ना, और इनको जीता गया। अकबर और जहांगीर की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको शाहजहां ने आगे बढ़ाया। अकबर के काल में आपको पता है कि सुलह कुल की नीति और अलग अलग प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया गया। जहांगीर के काल में भी नीति जारी रही और दक्षिण के कई सारे राज्यों में बीदर बरार वगैरह मैंने आपको बताया, उनमें जो है उनको साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो अकबर और जहांगीर की उस नीति को शाहजहां ने भी आगे बढ़ाया। और जब खान ए जहां लोधी जो एक अफगान सरदार था उसने विद्रोह किया तो वो चला गया, उसको ऐसा लगता था कि मुझे सम्मान कम मिलता है मुगल साम्राज्य में, तो वो दक्षिण चला गया नाराज होकर। तो अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह ने उसकी सहायता की और इस बात को लेकर मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। बस क्योंकि उनको अहमदनगर चाहिए ही था ना, बहाना और मिल गया। वैसे भी मुगल अहमदनगर के उस राज्य को हड़पना चाहते थे और उनको एक बहाना मिल गया और उन्होंने आक्रमण कर दिया। शाहजहां ने महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया और आखिरकार 1633 तक अहमदनगर को जीत के मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस तरीके से अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। अहमदनगर आपको मैंने भी पहले भी बताया बहमनी साम्राज्य का अंग था। बहमनी साम्राज्य के बंटवारे के टूटने के बाद कई रियासतों का, कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उन्हीं में से एक है अहमदनगर, है ना। तो अहमदनगर को जीत लिया गया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद भी कर लिया गया। तो ये इस तरीके से अहमदनगर मिला गया। उसके बाद आता है गोलकुंडा का नंबर। गोलकुंडा पर भी दबाव डाला गया और 1636 ईस्वी में वहां का जो शासक था कुतुब शाह, उसने मुगलों से संधि कर ली। अब आपको पता है मलिक अंबर के मरने के बाद वैसे भी इनका प्रतिरोध कम हो गया था। जब तक मलिक अंबर था वो एक योग्य व्यक्ति था, मैंने आपको बताया था, जिसने मुगलों को लगातार टक्कर दी और उसने रक्षा की अपने राज्य की। तो मलिक अंबर के मरने के बाद में मुगलों को ये बात समझ में आ गई थी कि अब जो है दक्षिण के राज्यों को मिलाने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब वो कहीं ना कहीं कभी बहाना ढूंढते थे तो कहीं किसी कारण से उस पर आक्रमण कर दिया करते थे और एक के बाद एक उन्होंने उन सारे राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और इसको जीतने के बाद औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार भी नियुक्त किया गया। ठीक है, वापस चला गया दिल्ली शाहजहां। फिर कालांतर में गोलकुंडा के वजीर जो है मोहम्मद सईद जिसका नाम था, उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भी भेंट किया। ये ऐसे आया था इनके पास। गोलकुंडा को जब जीता गया तो वहां से मुगलों को प्राप्त हुआ कोहिनूर हीरा। यही कोहिनूर हीरा आगे जाके नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया तो अपने साथ ले गया। बाद में वो अफगानों को मिला और उसके बाद में वो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास आया और वहां से वो अंग्रेजों के पास चला गया। डलहौजी ने महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया और इस तरीके से वो ब्रिटेन चला गया था। ये बात आपको पता होगी। तो ये कोहिनूर हीरा इसी समय मुगलों के पास में आया था जब उन्होंने गोलकुंडा को मिलाया। फिर बीजापुर, अब बीजापुर के साथ ये थी कि भाई इन्होंने अहमदनगर की सहायता की। ठीक है, ये कार्य उनको पसंद नहीं आया कि जब हम अहमदनगर पर आक्रमण कर रहे हैं, अहमदनगर का हमारा अभियान चल रहा है, तो तुम उसका साथ कैसे दे सकते हो। इस बात को लेकर मुगल नाराज थे। तो बीजापुर का शाह अपनी राजधानी जो है उसको क्या किया, घेर लिया आसफ खां के द्वारा। अब मुगल जो है एक तरफ अहमदनगर को जीत रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने गोलकुंडा को जीत लिया। अब जो है बीजापुर की बारी है। पर वही बात है ना, कोई ना कोई बहाना चाहिए। इस बार बहाना क्या बन गया, इस बार बहाना बन गया कि जब मुगलों ने अहमदनगर के खिलाफ अभियान किया तो बीजापुर ने उनकी सहायता की। आ रहा है समझ में। तो बीजापुर का जो सुल्तान था शाह, उसको अपनी ही राजधानी में मुगलों के द्वारा घेर लिया गया। मुगलों ने उसको घेर लिया और बीजापुर को मिल गई मराठा सहायता। उस समय मराठा भी लगातार जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे जो है बीजापुर को, उस समय तो बच गया लेकिन बाद में बीजापुर का राज्य भी इनके पास
आ गया और 1636 में बीजापुर ने भी मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस तरीके से शाहजहां के काल में मुगल साम्राज्य का दक्कन में दक्षिण के राज्यों में विस्तार हो गया और एक एक करके इन्होंने सारे बहमनी साम्राज्य की रियासतों को, ठीक है, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, सबको जो है मिला लिया। तो अगर शाहजहां की दक्कन या दक्षिण नीति की बात करें तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो विस्तार का ख्वाब देख रहे थे अकबर या जहांगीर, वो पूरा हो गया शाहजहां के कारण। शाहजहां ने इस मामले में अपने जो पिता और दादा की नीति है उन्हीं को आगे बढ़ाया, उसी को फॉलो किया। आवाज आ रही है आपको मेरी? वॉइस कम है। वॉइस कम क्यों है? मतलब बाकी बच्चों को तो दिक्कत नहीं आ रही है? किस किस को आवाज कम आ रही है? एक बार अपने फोन में आप चेक करिए। नहीं, एक दो को दिक्कत आ रही है, बाकी सबकी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वॉइस ठीक है, क्लियर है। आ रही है आवाज? चलो, ये तो शाहजहां की दक्कन नीति तो मैंने आपको बताई दी। अब धार्मिक और राजपूत नीति की बात करते। तो जैसा आपको मुगल बादशाह अकबर के काल में दिखाई देता है, वो थोड़ा धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जहांगीर भी कोई बहुत ज्यादा आपको पता है कट्टर नहीं था, लेकिन शाहजहां थोड़ा सा कट्टर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां धार्मिक रूप से थोड़ा सा असहिष्णु था, है ना। शाहजहां कहीं ना कहीं एक तो सुन्नी मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो देता था, ज्यादा महत्व दिया करता था, उनके प्रति उदार था। दूसरी तरफ शिया मुसलमानों के प्रति वो थोड़ा अनुदार था, है ना, उनको उतना महत्व नहीं देता था। और हिंदुओं के प्रति ऐसा खुल के तो आपको नहीं मिलेगा, पर कहीं ना कहीं उसकी नीतियों से हमें ऐसा पता चलता है कि शाहजहां हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था, थोड़ा सा कट्टर माना जाता है। तो अपने पिता के काल में बनाए गए मंदिरों को तोड़ने का उसने 1632 में आदेश दे दिया। मुस्लिम कन्याओं का हिंदुओं से विवाह निषिद्ध कर दिया, मतलब मनाही कर दी। ये वो पॉइंट है, ये वो चीजें जो दिखाती है कि शाहजहां अपने पिता और दादा की तुलना में थोड़ा सा असहिष्णु था, ठीक है, थोड़ा सा कट्टर था। गोवध पर भी रोक लगा दी थी, पहले उसने गोवध की भी आज्ञा दे दी थी। चित्तौड़ के राजा जगत सिंह ने जब किले की मरम्मत कराई तो संधि तोड़े जाने के आरोप में शाहजहां ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। बाद में हालांकि उसको भी छोड़ दिया। किसी भी राजपूत को सूबेदार का पद नहीं दिया। जैसे अकबर के काल में राजपूत राजाओं को बड़े बड़े मनसब दिए गए, है ना, मैंने आपको बताया। जहांगीर के काल में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदली, लेकिन शाहजहां ने किसी भी राजपूत राजा को कोई बहुत बड़ा पद नहीं दिया, किसी को सूबेदार नहीं बनाया, है ना। आमतौर पर इसके काल में माना जाता है कि 18 सूबे हुआ करते थे। 18 सूबे, मतलब उस काल में, मुगल काल में प्रांत को, स्टेट को सूबा कहा जाता, जिसको आजकल आप राज्य कहते हो ना, तो उसके काल में राज्य कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा। तो सूबा जो है 18 सूबा हुआ करता था शाहजहां के काल में। किसी भी राजपूत राजा को सूबेदार नहीं बनाया। एक अपवाद है राजा रघुनाथ, जिनको शाही दीवान जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, ठीक है। लेकिन जिस काल के लिए शाहजहां का काल जाना जाता है वो है स्थापत्य का। समझ में आ रहा है आपको? स्थापत्य जो हमें शाहजहां के काल में दिखाई देता है, ऐसा स्थापत्य आपको मुगल काल में कहीं भी नहीं मिलेगा। पर इससे पहले मैं आपको कुछ और बात बता, जैसे सजदा पेबोस। सजदा पेबोस आप बलपन के काल से पढ़ते आ रहे हो। शाहजहां ने सजदा और पेबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया।
ऐसे कई काम है जो इसके काल में हुए और वो थोड़े से विशेष माने जाते हैं। इलाही संवत की जगह हिजरी संवत का यूज किया। एक मैंने आपको बताया सजदा पे उसको खत्म कर दिया। इलाही संवत की जगह हिजरी संवत की शुरुआत शाहजहां ने की, इसके काल में हुई। ठीक है, गो हत्या के ऊपर से प्रतिबंध उठा लिया था। पहले तो इसने गो हत्या करने की भी आदेश की, ठीक है गो हत्या भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप देखोगे कि कोई भी हिंदू अगर अपनी मर्जी से मुसलमान बनना चाहे, इस्लाम को अपनाना चाहे, तो उसको अपनी संपत्ति में उत्तराधिकार भी मिलेगा। ऐसा कानून भी बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम को कबूल करें, माने। और ये दिखाता है कि शाहजहां थोड़ा सा कट्टर था और सहिष्णु नहीं था। आ रहा है समझ में, धार्मिक रूप से, है ना। यहां तक कि शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अलग से विभाग भी बनाया और उसने पुर्तगालियों के गिरजाघर को भी तोड़ दिया एक। ये आप आमतौर पर मुगल बादशाह अकबर में और जहांगीर में नहीं देखोगे, जो चीज आपको शाहजहां में दिखाई देती है। वैसे शाहजहां के बारे में बोला जाता है कि बड़ा आशिक मिजाज इंसान था, है ना, थोड़ा सा अय्याश टाइप का इंसान था। उसके पिता भी थे, मैंने आपको बताया कि जहांगीर को शराब का बड़ा शौक था, शराब ने उसके जीवन को काफी बर्बाद किया। और ऐसा ही शाहजहां के काल में भी था, परंतु धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं था। स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति आपको इस काल में दिखाई देती है। इसको स्थापत्य या आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से देखें तो स्वर्णिम काल माना जाता है मुगल काल का। कौन सी स्थापत्य श्रेणी? इंडो इस्लामिक, है ना। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई, इस्लामिक शासन आया, तो एक नई पद्धति हमको दिखाई देती है स्थापत्य में, इंडो इस्लामिक, मतलब भारतीय और इस्लामिक पद्धतियों को मिला के जो बनी थी। तो इंडो इस्लामिक पद्धति में ही ये स्वर्णिम काल माना जाता है। इसी काल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब हमें दिखाई देती है। कई भव्य इमारतों को, नगरों का यहाँ पर निर्माण हुआ, क्योंकि खजाने में पैसा खूब था। शाहजहां के काल में खजाना जो है वो पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो उसने जो है ये सारी इमारतें बनाई, और कहीं ना कहीं यही इनके लिए आगे जाके दिक्कत भी होगी। आर्थिक संकट या वित्तीय संकट जो आपको मिलता है, उसका एक कारण ये भी था कि शाहजहां के काल में इन इमारतों के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया गया, है ना। अब आप इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जब बनाते हो और इतनी भव्य इमारतें बनाते हो, इतना सारा पैसा लगाते हो, तो कहीं ना कहीं शाही खजाने पर प्रभाव तो पड़ेगा ना उसका। कुछ प्रभाव तो इसके इन इमारतों की वजह से पड़ा, और कुछ प्रभाव पड़ा औरंगजेब की युद्ध की वजह से। 20-25 साल तक औरंगजेब लगातार दक्कन में युद्ध लड़ता रहा, बचा हुआ इलाका भी जीतने के चक्कर में। जीता तो सही, पर उस चक्कर में भी खजाना खाली हुआ। आगे जाके जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है, तो उसमें एक कारण इनकी नीतियां भी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है पैसा इन्होंने बर्बाद किया इन चीजों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इस काल में भव्य इमारतों का निर्माण हुआ, नगरों का निर्माण हुआ, जैसे शाहजहानाबाद को इसने अपनी जो राजधानी बनाया। अलंकारिता, सौंदर्य और संगमरमर, ताजमहल का तो पूरा के पूरा निर्माण ही संगमरमर से हुआ। तो इस काल में संगमरमर का बड़ा यूज बढ़ गया। संगमरमर अब इतना जो है सस्ता भी नहीं पड़ता, है बात आपको पता है। उसने कश्मीर को लाहौर से अलग किया, उसने थट्टा को मुल्तान से अलग किया, और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया। ऐसे कुछ इलाकों से कुछ इलाकों को अलग करके, और उसने 3 नए सूबे बनाए, है ना। कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा, ये 3 सूबे नए बनाए। और मुगल साम्राज्य में शाहजहां के काल में 18 सूबे टोटल हो गए थे, जो मैंने अभी आपको बताया। आगे जाके औरंगजेब के काल में ये बन जाएंगे 21। औरंगजेब इनको और बढ़ाएगा, और औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य में 21 सूबे आपको मिलेंगे। किसी किसी किताब में 22 भी मिल जाते हैं, पर कुल मिला के आप ये मान सकते हो कि इसके काल में जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार ही हुआ, और वो 18 सूबों तक पहुंच गए। ठीक है, इसने राजधानी भी शिफ्ट की। मुगल साम्राज्य की राजधानी जो कि आगरा थी, उसको ये दिल्ली लेके आया, और यहाँ शाहजहानाबाद नामक एक नगर बसाया, जिसे आजकल आप लोग पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। हालांकि आगरा के साथ फिर भी उसका बना रहा, क्योंकि आगरा में ही समाधि भी थी, कब्र भी थी मुमताज महल की, वहीं ताजमहल बनवाया। तो आगरा के साथ शाहजहां का जो मोह है वो बना रहा, है ना, वो कोई भंग नहीं हुआ। इसी के काल में 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ।
पहले आपको पता है उपनिषद जो भारत में टोटल माने जाते हैं उपनिषद 108। जब आप प्राचीन भारत में पढ़ते हो ना, वैदिक काल के आसपास आपको उपनिषद में मिल जाएंगे। उपनिषदों में सच्चा ज्ञान है, ऐसा माना जाता है कि कर्मकांड, आडंबर और इनसे हटके उपनिषद जो है सही रास्ता बताते हैं। उपनिषद दरअसल गुरु के समीप बैठकर जिनकी शिक्षा ली जाती है उनको उपनिषद माना जाता है। मुंडक उपनिषद, छांदोग्य, तैत्तरीय, ईशावास्य, बहुत सारे आपने सुने होंगे, टोटल 108 माने गए हैं। और उपनिषदों में सच्चा ज्ञान है ये जानते हुए इसके काल में उपनिषदों का संस्कृत से, चूंकि इनकी राजकीय भाषा फारसी थी, तो फारसी भाषाओं में अनुवाद हुआ। किसने करवाया? शाहजहां ने नहीं करवाया, शाहजहां के काल में हुआ था, उसके पुत्र ने करवाया जिसका नाम था दारा शिकोह। ठीक है, तो संस्कृत पंडितों की सहायता से फारसी में अनुवाद जो है दारा शिकोह के द्वारा करवाया गया था। चूंकि दारा शिकोह के बारे में आपको पता होगा, दारा शिकोह शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक था। दरअसल मुमताज महल के बारे में मैंने आपको बताया, मुमताज महल जिसे आप अर्जुमंद बानो बेगम कहते हैं, मुमताज महल के 14 बच्चे हुए थे। ठीक है, 14 में से 7 जो है जीवित बचे थे, 4 लड़के और 3 लड़कियां। 4 लड़कों में आगे जाके उत्तराधिकार को लेकर युद्ध भी हुआ, जो हम लोग अभी देखेंगे। दारा शिकोह है, औरंगजेब है ना, इनके बीच में जो युद्ध हुआ। 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी, 7 बच्चे जिंदा बचे थे मुमताज महल के। तो चारों बेटे जो है वो उसके मुमताज महल से हुए थे, उन्हीं में से एक था दारा शिकोह। दारा शिकोह के बारे में बोला जाता है कि ये थोड़ा सा विद्वान आदमी था। ठीक है, योग्य था, विद्वान था, बहुत शांत भी था और काफी सहिष्णु भी था। शाहजहां ने अपने जीते जी ही दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया था। शाहजहां चाहता था कि मेरे बाद जो है दारा शिकोह गद्दी पर बैठे। हालांकि दारा शिकोह नहीं बैठ पाया क्योंकि औरंगजेब के साथ युद्ध में हार गया और दारा शिकोह को मार दिया गया और औरंगजेब ने अगला मुगल बादशाह जो है वो बन गया। तो सिर्र ए अकबर के नाम से इन 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया शाहजहां के काल में फारसी भाषा में। किसने करवाया? दारा शिकोह ने। चलो ये ध्यान रखना। अब शाहजहां जब अंतिम समय आया है ना, लगभग आप देखोगे 1600, पहले तो बताओ 1592 में इसका जन्म हुआ। ठीक है, और शाहजहां की मृत्यु हुई 1666 में, है ना, 1666। लगभग 74 वर्ष की आयु में शाहजहां मरा है। परंतु मरने से कुछ साल पहले ही शाहजहां बीमार रहने लगा था। लगभग 8 साल पहले की बात बता रहा हूं, मतलब 66 में उसकी मृत्यु हुई, 1660 के आसपास। तो शाहजहां बीमार रहने लगा था और उसके जो बेटे हैं उनको लगातार ये चीज सताने लगी थी कि अब पता नहीं अगला बादशाह कौन बनेगा। हर कोई बनना चाहता था, चारों बेटे थे, चारों बनना चाहते हैं। क्योंकि शाहजहां ने भी अपने भाई के साथ गद्दी जो है लड़ झगड़ के ली थी, तो ये एग्जाम्पल भी सेट हो गया था कि भाई अगर लड़ना भी पड़े गद्दी के लिए तो लड़ेंगे, भाई भाई में आपस में लड़ाई होगी। वही हुआ। शाहजहां जब बीमार हुआ 1660 के आसपास, जब वो उसकी एज जो है वो कम थी, 1658-60 के आसपास, 70 साल के आसपास वो हो गया था, तब वो बीमार रहने लगा। ऐसे में उसके बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 4 बेटे मैंने आपको बताए थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। ये 4 बेटे थे। क्योंकि 7 बच्चे मैंने आपको बताया मुमताज महल से जिंदा बचे थे उसके, 3 लड़की और 4 लड़के। तो ये लड़कों में चारों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। अब लड़कियों को तो गद्दी मिलती नहीं थी, परंतु तीनों लड़कियों ने एक एक जो है भाई का समर्थन कर दिया। आ रहा है समझ में? तो ये चारों बच्चों में आपस में लड़ाई होती है। इसके जीवन काल में ही उत्तराधिकार की लड़ाई प्रारंभ हो गई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां जब बीमार हुआ और लगने लगा कि अब वो जो है ज्यादा लंबा नहीं बचेगा, हालांकि वो उसके बाद भी जीवित रहा, इसके बाद भी शाहजहां 1666 तक जीवित रहा। भाई ऐसा नहीं है कि वो मर गया, बस वो बीमार रहने लगा। तो बच्चे जो है, जैसे वो नहीं होते कि कुछ बच्चे माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं और थोड़े से बीमार रहने लगते हैं तो उनको प्रॉपर्टी की चिंता सताने लगती है। ऐसा ना हो कि बंटवारा किए बिना ही माँ बाप चले जाए,
या जो है बाद में हमको लड़ना पड़े तो वो पहले से ही माता पिता से वसीयत लिखवा लेते हैं, सारी चीजें करवा लेते हैं। तो जब शाहजहां बीमार हुआ तो उसी समय ऐसा लगने लगा कि शायद जो है अब ये मर जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या हुई, शाहजहां ने दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो बाकी के बेटों को मंजूर नहीं था, खास करके औरंगजेब को। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई बादशाह बने। अब लड़ाई शुरू हो गई, 1 साल तक ये आपस में लड़ते रहे। इस बीच औरंगजेब ने जो है सबको हरा के और गद्दी भी हासिल कर ली, वो बादशाह भी बन गया 1658 के आसपास, और उसने शाहजहां को कैद भी कर दिया। ठीक है, वो कैद रहा और लगभग 8 साल तक जो है बहुत बुरे उसके दिन कटे हैं। वो वहीं से किले से ही अपनी बेगम के जो है आगरा में जो ताजमहल उसने बनाया था उसको वो देखता रहता था, आंसू बहाता रहता था। और कभी कभी इंसान को फील भी होता होगा कि क्या नालायक बेटे पैदा हो गए। इस उम्र में जब पिता को बच्चों की जरूरत होती है, जब लगता है कि वो सेवा करेंगे, है ना, उसका ख्याल रखेंगे, ऐसे में कैद कर दिया। और ऐसे ही रोते भी लगते शाहजहां की मृत्यु भी हो गई 1666 में। उस दौरान उसकी जो बेटी थी, प्रिय बेटी जहांआरा, उसने बहुत साथ दिया उसका, बहुत सेवा की, उसका अंतिम समय तक उसका ख्याल रखा। ये सब आपको मिलेगा। अब्दुल हमीद लाहौरी नाम का एक इतिहासकार है जो कि दरबारी इतिहासकार माना जाता है शाहजहां के काल में। उसने एक पुस्तक लिखी है पादशाहनामा। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है, पादशाहनामा, शाहजहां के जीवन काल के बारे में प्रामाणिक इतिहास आपको मिलेगा इस पुस्तक से। जैसे तुजू के जहांगीरी के बारे में आप बात करते हो ना, जहांगीर नामा के बारे में, हम बाबर नामा के बारे में बात करते हैं, अकबर नामा के बारे में, वैसे ही पादशाह नामा जो है ये शाहजहां के जीवन से जुड़ी है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। और सबसे प्रामाणिक इतिहास आपको इसी पुस्तक के द्वारा मिलता है शाहजहां के काल का। इज दैट क्लियर? तो उत्तराधिकार की लड़ाई लगभग 1 साल तक चली। 1658 के आसपास इस लड़ाई में औरंगजेब विजयी हुआ और उसने जो है गद्दी हासिल की। ये चारों बेटे, अब ऐसा भी नहीं कि ये कोई सौतेले भाई थे, ये आपस में गद्दी को लेकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि चारों एक ही माता के बेटे थे, सगे भाई थे, सौतेले नहीं थे। अब ये चीज तो आपको पता है कि अब हमारे एक प्रकार से हमारे जीवन में ये सारी चीजें आपको आसपास दिखाई देती हैं कि पैसे को इतना महत्व दिया जाता है, संपत्ति को इतना महत्व दिया जाता है कि कई बार रिश्तों की वैल्यू नहीं रहती उनके साथ। कई बार आपको ऐसा लगता हो कि सगे भाई एक ही माता के, ठीक है, गर्भ से पैदा हुए, बचपन में साथ में रहे, खेले, प्रेम से रहे, वो कैसे पैसे और संपत्ति को लेकर लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। जब इंसान धन और संपत्ति को ज्यादा महत्व देने लगता है रिश्तों से, तो ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आज भी जो आप इस सबसे बड़ी समस्या देखते हो समाज में, इसके पीछे कारण माता पिता ही है। दरअसल माता पिता को देख के ही बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता के जीवन में पैसों का उतना महत्व नहीं है, वैल्यू है रिश्तों की, रिलेशन की, तो बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। अगर वो देखेंगे कि माता पिता अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ पैसे को ज्यादा महत्व दे रहे, तो बच्चों के लिए फिर वो चीज करना आम बात है। जब जहांगीर अपने बेटे को मरवा सकता है गद्दी के लिए, तो फिर शाहजहां के बेटे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने देखा है कि शाहजहां ने भी तो अपने ही भाई खुसरो की हत्या करवाई, वो भी तो यही कर रहे थे। तो इनके सामने पहले एग्जाम्पल था कि नहीं, सबसे बड़ा पद है, सत्ता है, ठीक है। तो ये आपस में अधिकार जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे कोई भी। इस समय जब वो बीमार हुआ शाहजहां, तो उसका बेटा दारा शिकोह पंजाब में था, मुराद बख्श गुजरात में था, औरंगजेब दक्षिण भारत में था, और शाह शुजा जो है बंगाल का राज्यपाल था। तो ऐसे अलग अलग सूबों में ये सूबेदार थे और अलग अलग जो है इलाकों में तैनात थे। पर वही बात, इनको सबको दिल्ली की चिंता सता रही है कि भाई ऐसा ना हो किसी दिन अब्बा निकल जाए और हमारा जो है फिर राजपाट चला जाए। तो ये अलग अलग जगह पर थे, पर जैसे ही पता चला तो संघर्ष शुरू हो गया।
चारों पुत्रों में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र मैंने आपको बताया दारा शिकोह, वो अपने पिता का सबसे भरोसेमंद था। और जब उसके पिता की तबीयत खराब हुई शाहजहां की, तो दारा शिकोह उसके साथ ही था, उसकी सेवा में लगा हुआ था। ठीक है, वो थोड़ा सा पितृभक्त था, तो आगरा में ही ज्यादातर समय वो रहता था पिता के साथ। और यही कारण है कि औरंगजेब जो है और बाकी के भाई परेशान हो गए, क्योंकि एक भाई पिता के पास में ही है, आखिरी समय में भी पास में ही है, सेवा भी कर रहा है, पसंदीदा भी है, तो डर तो लगेगा ना कि ऐसा ना हो कि सब कुछ इसको देख के चली जाए और हम झोला उठा के जो है भीख मांगे। तो यही कारण है कि जब शाहजहां बीमार हुआ तो उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त कर दिया। अब भाई जो बच्चा सेवा करेगा, जो प्रेम करेगा, कुछ बच्चों को संपत्ति से प्रेम होता है, गद्दी से होता है, कुछ बच्चों को वास्तव में आपसे प्रेम होता है, तो उसको प्रेम था और इसीलिए जो है शासक नियुक्त कर दिया। और यह भी कहा कि मेरी अनुपस्थिति में सारे शासन का संचालन दारा ही करेगा। बाद में अप्रत्यक्ष रूप से उसको उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया और यहीं से लड़ाई पैदा हो गई। शाहजहां की चिंताजनक बीमारी की सूचना जब राजकुमारों को मिली तो फिर शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र सम्राट घोषित करना शुरू कर दिया कि हम जो है अलग हैं और हम अपने लिए लड़ेंगे, और दिल्ली पर अधिकार के लिए चल पड़ा। ठीक है, औरंगजेब भी जब पता चला तो वो भी दिल्ली की तरफ चल पड़ा। अभी तक औरंगजेब ने अपने आप को सम्राट का पद ग्रहण करने की मतलब चाहता तो था, पर थोड़ा सा समय का, मौके का, वक्त का इंतजार कर रहा था औरंगजेब, इसलिए उसने अपने आप को सम्राट घोषित करने की कोई घोषणा नहीं की। सबसे पहले 1658 में शाह शुजा को बनारस के पास बहादुरपुर में मुगल सेना ने पराजित किया, तो सबसे पहले शाह शुजा को हराया गया। इसी समय औरंगजेब और मुराद जो है, दो भाइयों ने आपस में हाथ मिला लिया दारा शिकोह के खिलाफ, और एक युद्ध हुआ धर्मट का। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, आप ध्यान रखना। कई बार यूपीएससी इस तरीके के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है युद्ध को लेकर। अब क्वेश्चन आ गया धर्मट का युद्ध किसके बीच में हुआ। बहुत सारे बच्चों ने तो धर्मट का युद्ध कभी पढ़ा ही नहीं। समस्या ये आ गई कि उन्होंने पानीपत का युद्ध सुना, उन्होंने वांडीवाश का युद्ध भी सुना, है ना, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध तराइन का भी पढ़ा, पर धर्मट का युद्ध नहीं पढ़ा। और धर्मट का युद्ध कैसे पढ़ेंगे जब उन्होंने ढंग से मुगल साम्राज्य का इतिहास ही नहीं पढ़ा। तो ये जो धर्मट का युद्ध है ना, ये यूपीएससी प्री में आया है, और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है जो हर किसी को पता नहीं होते। उन्हें लगता है कि हमने सब पढ़ लिया, फिर एग्जाम में जाके पता चलता है कि अरे ये चीज कहाँ से पूछ ली है, तो पढ़ी ही नहीं। पर जो बच्चे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं ना, डिटेल में पढ़ते हैं, एकदम डीप में चीजों को समझते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती। तो ये धर्मट का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ? 1658 में हुआ था, अप्रैल में। किसके बीच हुआ? एक तरफ दारा शिकोह, ठीक है, और दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद। इस युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व किया था जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और कासिम खान ने। तो एक तरफ शाही सेना है जो दारा शिकोह के फेमस में है, और दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर चुका है शाहजहां। दूसरी तरफ औरंगजेब है और उसका भाई मुराद है। इस युद्ध में अंततः शाही सेना पराजित हुई, मतलब दारा शिकोह पराजित हुआ और औरंगजेब और मुराद जीत गए। ठीक है, इसके बाद 1658 में दारा शिकोह सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के हाथ से फिर पराजित हुआ। ठीक है, धोखे से मुराद को भी कैद कर लिया। अब देखो औरंगजेब कितना चालाक है। औरंगजेब की चालाकी को देखो, एक भाई से हाथ मिला लिया और अपने आप को मजबूत कर लिया और दूसरे भाई को जो है हरा दिया, और जैसे ही उसको हराया उसको भी कैद कर लिया, दूसरे वालों को भी धोखे से कैद कर लिया। मतलब उसको पता है ना कि आज इसको निपटाएंगे, कल को ये खड़ा हो जाएगा, गद्दी तो इसको भी चाहिए ना। तो औरंगजेब बड़ा चालाक था, उसने दारा शिकोह को पराजित किया और मुराद बख्श जो उसका साथ दे रहा था, आपस में दोनों ने एक संधि करी हुई थी, उसको भी कैद कर लिया। और इस युद्ध के बाद उसने दिल्ली में सबसे पहले अपना राज्याभिषेक करवाया। पहले उसने धर्मट के युद्ध में दारा को हराया, फिर सामूगढ़ के युद्ध में हराया, पर अभी भी दारा शिकोह का खतरा है। 1659 में इलाहाबाद के पास खाजवा नामक स्थान पर औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में युद्ध हुआ। इसमें फिर औरंगजेब की विजय हुई। तो इस तरीके से औरंगजेब ने शाह शुजा और मुराद वाला मामला तो निपटा दिया। अब बचा कौन? दारा शिकोह, है ना।
पहले उसने मुराद को कैद कर लिया, फिर शाह शुजा को हरा दिया, अब बचा है दारा शिकोह। अंतिम लड़ाई जो उत्तराधिकार की हुई वो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में मार्च 1659 में हुई, देवराई की घाटी में। इस युद्ध में दारा शिकोह जो है वो पराजित हुआ, हताश हो गया और इस बार राजधानी छोड़ के भाग गया। उसको पकड़ लिया गया, उसकी हत्या भी कर दी गई और औरंगजेब का दिल्ली पर कब्जा हो गया। मतलब तीनों भाइयों को रास्ते से हटा के औरंगजेब ने गद्दी हासिल कर ली। ठीक है, आगे समझ में किस तरीके से मुगल काल में शाहजहां के चारों बेटे गद्दी को लेकर लड़ रहे हैं। कौन कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। और चारों ही बेटे मुमताज महल के हैं, सगे भाई हैं। और एक एक करके पहले औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया, फिर मुराद को हटाया रास्ते से, फिर शाह शुजा को हराया और आखिरी में उसने फिर से दारा शिकोह को पराजित करके और गद्दी पे निर्विवाद रूप से वो वारिस बन गया, उत्तराधिकारी बन गया और सारे भाइयों को एक करके करके ठिकाने भी लगा दिया। यहां तक कि पिता जो मैंने आपको बताया शाहजहां, उसको भी कैद कर दिया, है ना, वो भी शाह बुर्ज में कैद रहा अपने मृत्यु तक। तो अंततः मुराद और दारा दोनों को मृत्यु दंड दे दिया गया। शाहजहां की, शाह शुजा की मृत्यु भी जो है अज्ञात परिस्थितियों में होगी, मतलब तीनों भाइयों को उसने मार दिया। भले वो बन गया था बादशाह लेकिन फिर भी मार दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये तीनों भाई हो सकता है कि आगे जाके फिर से जो है विद्रोह करें, गद्दी को हासिल करने की कोशिश करे, तो इसको रास्ते से हटा दे। ठीक, चलिए, मतलब आप सोचो, कभी कभी कल्पना करो क्या स्थिति होती होगी उन माता पिता की, कितना दुख होता होगा उनको कि उनके बच्चे आपस में लड़े, चलो ठीक है लड़े वो तो ठीक है, पर मार दिया सबको। इस दिन के लिए उन्होंने उनको पैदा किया था। जब वो बचपन में छोटे छोटे होंगे, साथ में खेलते होंगे, तो क्या कभी उन्होंने इस बात की कल्पना की होगी कि इनमें से एक भाई बाकी के सारे भाइयों को मार देगा? कितना दुख होता होगा उस चीज का। पर अब यही है कि सत्ता ऐसे ही मिलती आई है। इतिहास में जब भी आप देखोगे कि किसी वंश में अच्छे शासक आए, उन्होंने हमेशा इस चीज से अपने उत्तराधिकारियों को, परिवार को दूर रखा है। जहां शासक थोड़े से भी भोगी, विलासी, अय्याश या एक प्रकार से अपने नैतिकता का जिनका पतन हो चुका है ना, उनके बच्चे ऐसे ही हुए हैं। यहां तक कि हम देखते हैं अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया गद्दी के लिए, हर्यक वंश में। यह भी बहुत पुरानी बात। ठीक है, तो ये आखिरकार सारे भाइयों को मारने के बाद, मृत्यु दंड देने के बाद औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध जीता, विजय हो गया और मुगल साम्राज्य के शासन का पद ग्रहण कर लिया। दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, उसने भागकर गढ़वाल में शरण ली, किंतु कुछ समय के बाद पकड़ा गया और उसको भी जो है जहर देके मार दिया। भाई को तो मारा ही मारा, भाई के बेटे को भी मार दिया। हो सकता है कल से ये अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आएगा या ये गद्दी मांगेगा, तो उसको भी मार दिया। तो ये चैप्टर पूरा के पूरा उत्तराधिकार के युद्ध का क्लोज हो गया। अब ऐसा बोला जाता है कि शाहजहां का जो दरबार था वो विद्वानों से, विदेशियों से, अलग अलग लोगों से भरा रहता था। इसके दरबार में बैठना अपने आप में सम्मान की बात मानी जाती थी। इसने तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था, मयूर सिंहासन का, उसी पे बैठता था। तो बड़ा भव्य था इसका दरबार, सब कुछ भव्यता शाहजहां को वैसे भी बड़ी पसंद थी। इस समय कुछ विदेशी यात्री भी आए, जैसे 2 फ्रेंच यात्री, विदेशी यात्री इसके काल में आए, 2 इटालियन, 2 इटली के 2 यात्री, इतालवी यात्री भी आपको मिलेंगे, है ना। शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए, जैसे मैंने बताया 2 फ्रांसीसी मुख्य हैं और 2 इटालियन या नागरिक हैं। एक था जॉन बैप्टिस्ट, ये फ्रांसीसी था, ठीक है। एक जौहरी था, जूलर था, और ये शाहजहां के काल में आया। इसने पूर्व की 7 यात्राएं की थी, जिनमें 6 बारी हिंदुस्तान आया था और भारत के हीरो और हीरो की खदानों के बारे में विस्तृत रूप से ये चर्चा भी करता है। दूसरा यात्री फ्रांसिस बर्नियर, जो कि एक फ्रांसीसी डॉक्टर था, चिकित्सक था, वो भी इसके काल में आया था जब उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। अब बात करते हैं मृत्यु।
शाहजहां की जो मृत्यु है वो मैंने आपसे पहले ही बताया कि बड़ी दुखद स्थिति में हुई। 8 साल तक रोता बिलखता रहा और अंततः जो है उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद इसको कैद कर लिया। औरंगजेब ने आगरा के किले में, वहां शाहबुर्ज में कैद कर लिया और 8 साल बाद जनवरी 1666 ईस्वी में किले के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसको वहीं दफनाया गया जहां उसकी प्रिय बेगम मुमताज महल को दफनाया गया था। वहीं आगरा के ताजमहल में आपको पता है दोनों की कब्र आपको मिल जाएगी। तो उसको दफनाया गया कहां पर? आगरा में ही, ताजमहल में। तो इस तरीके से बड़ा दुखद अंत शाहजहां का हुआ है। उसको उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के निकट ही ताजमहल में दफना दिया। चलिए, तो ये हो गया शाहजहां का काल भी खत्म। अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो मुगल काल में हम जाएंगे औरंगजेब की तरफ। अब बात करेंगे औरंगजेब के काल की और इसके साथ ही मध्यकालीन भारत हमारा समाप्त हो जाएगा। और बीच में आपको मैं लक्ष्मीकांत, क्योंकि अभी आपको पता है एग्जाम आने वाली है, कुछ समय में एग्जाम आ रही है, 16 जून को एग्जाम है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बिजी हैं, तो इसलिए सेशन अभी उतने रेगुलर नहीं है। पर जैसे ही एग्जाम ओवर हो जाएगी 16 जून, उसके बाद में हम लोग रेगुलर सेशन जो है करेंगे और पूरे जो भी सब्जेक्ट हमारे अधूरे चल रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। हिस्ट्री एनसीईआरटी भी चल रही है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, अभी ऐसा नहीं है। बट चूंकि अभी एग्जाम वाला टाइम है, आपको पता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम में लगे हुए हैं, तो वो नहीं अभी सेशंस अटेंड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों को फिर से रेगुलर कर देंगे। ओके, ये सेशन आपने लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो इस सेशन को लाइक जरूर कर दो भाई। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि सेशन को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो इससे और ज्यादा हौसला जो है हमारा बढ़ता जाता है और भी अच्छा बेहतर कंटेंट आपके लिए हम लोग लेकर आएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बढ़िया मौका है। 9 जून को ये ऑफर खत्म हो जाएगा जो आपको मैंने बताया था। इस समय हैप्पी वैली एकेडमी आपको दे रहा है एक बम्पर ऑफर, महाबचत ऑफर, 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट जो आपको एडमिशन पे अभी मिल रहा है, उसके अलावा 1000 का डिस्काउंट आप और ले सकते हैं यदि आप 9 जून के पहले अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो 1 साल का यूपीएससी आपको जो है मिल जाएगा मात्र 11,999 में, है ना। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो हैप्पी वैली एकेडमी के ऑफिशियल नंबर्स हैं। हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। आपको जिस तरीके भी सहायता की जरूरत है, आपको एडमिशन से जुड़ी जानकारी चाहिए, पेमेंट कैसे करना है, ईएमआई में कैसे होगा, किश्तों में कैसे कर सकते हैं, कोर्स कितने टाइम का होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो प्लीज इन पर आप कांटेक्ट करिए अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना। और 2025, 26, 27 की तैयारी करने वाले बच्चे जो है जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन ले ले। 1 जुलाई से ऑप्शनल भी शुरू हो जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी नवीन सर, और एक सोशियोलॉजी ऑप्शनल और हम लोग ले आए हैं। अब आप में से जो बच्चे सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं वे भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सोशियोलॉजी के भी एक बढ़िया टीचर आ चुके हैं। अभी नाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक बहुत बढ़िया एडुकेटर है जिनसे आप में से कई लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो पढ़ा चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड है। तो हमारी टीम में एक और एडुकेटर आने वाले हैं, एक और हो सका तो 2 आएंगे, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो इस सेशन को लाइक शेयर कर दो, ये ऑफर का फायदा उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पर कांटेक्ट करो। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।